गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अल्फा बीटा गामा हेलो एसिड्स के सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एसिडिक कैरेक्टर, यानी कि अम्लीय व्यवहार। तो हेलो अम्ल अपने पैतृक या मूल कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। हेलो अम्ल की अधिक अम्लीय सामर्थ्य क्योंकि उनमें जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और हेलोजन परमाणु का जो माइनस आई इफेक्ट पड़ता है, उस माइनस आई इफेक्ट की वजह से, यानी माइनस आई इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट है। उसकी वजह से ये इसकी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितने भी हेलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, या हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह होते हैं। आप नीचे देखिए कि यहाँ पर OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन है, और इससे अल्फा पोजीशन पर X जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन लिबरेट हो जाता है तो आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है रेजोनेंस के द्वारा भी, और वैसे भी ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जो कि इसकी जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। यदि हम एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए कि जो हेलोजन परमाणु की जो विद्युत दृढ़ता है बढ़ने के साथ ही जो आपके हेलो अम्ल हैं उनकी अम्ल सामर्थ्यता भी बढ़ती है। फर्स्ट आप यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ पे F जुड़ा हुआ है तो जो हमारी pK वैल्यू 2.59 है, Cl जुड़ने पर 2.89 है, Br जुड़ने पर 2.68 है, और आयोडाइड जुड़ने पर हमारी ये वैल्यू हो जाती है 3.12। बच्चों यहाँ मिसप्रिंट है, ये वैल्यू और ये वैल्यू गलत है। यहाँ पर आप देखिए आपकी बुक में मिसप्रिंट है, ये वैल्यू है 2.68 और ये वाली वैल्यू है 2.89। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जो हेलोजन अम्लों की संख्या बढ़ने के साथ ही हेलो अम्ल की सामर्थ्यता भी बढ़ती है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि जब 3 Cl ग्रुप जुड़ा है तो pK वैल्यू 0.44 है, 2 Cl2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 Cl जुड़ा है तो 1.48 है, और 1 Cl जुड़ने पर 2.85 है। इसी तरह से बच्चों जो हेलोजन परमाणु के कार्बोक्सिल अम्ल से दूरी बढ़ने के साथ भी उसकी एसिड स्ट्रेंथ वेरी करती है। यदि वो अल्फा पोजीशन पर जुड़ा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बीटा पे उससे कम, और गामा पे और भी कम। यानी कि हम pK वैल्यू देखिए 2.86 है, इसकी 4.05 है, इसकी 4.52 है। अब बच्चों बात आती है केमिकल रिएक्शंस की। तो जो हेलो अम्ल है द्विक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है, इन्हें 2 संरचनात्मक विभागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट पहली तो है इसका अल्काइल हैलाइड, दूसरा इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके आधार पर हम इसकी रिएक्शंस को 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं COOH समूह के कारण अभिक्रियाएं। तो जितने भी हेलो अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल के समान ही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो हेलोजन परमाणु है वो कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में कोई भी बाधा नहीं डालता है। तो फर्स्ट हमारा है साल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट किस तरह से बनते हैं? तो हेलो अम्ल जो है बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं हम एसिड के जलीय विलयन में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और हमें सोडियम सॉल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि हम सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं तो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट हमें मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है एस्टर फॉर्मेशन। जितने भी हेलो एसिड्स हैं वो अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन करके खनिज लवण, बच्चों ये प्रैक्टिकल में भी आप लोग करते हैं कि आपका जो एसिड का जलीय विलयन है उसमें आप इथेनॉल और H2SO4 डाल के उसे गर्म करते हैं तो फ्रूटी स्मेल आती है एस्टर फॉर्मेशन की। तो ये आपके लैब में किया गया एक्सपेरिमेंट है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, वही है कि आपने यहाँ पर अल्कोहल लिया और कोई भी खनिज लवण कुछ भी ले सकते हैं, और इससे हमें यहाँ पर एस्टर मिलता है जिसकी हमें फ्रूटी स्मेल हमें देखने को मिलती है। थर्ड रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स की, यानी कि हेलो अम्ल की फास्फोरस क्लोराइड के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएं तो बच्चों OH की जगह यहाँ पे Cl ग्रुप जुड़ जाता है, हमें क्लोरो एसिटिल ग्रुप यहाँ पर हमें एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब अगली आती है हेलोजन परमाणु के कारण होने वाली अभिक्रियाएं।
यानी कि अल्फा हैलो अम्लों का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। बीटा और गामा हैलो अम्लों में हैलोजन परमाणु अल्फा हैलो अम्लों के हैलोजन परमाणु की अपेक्षा कम सक्रिय होता है। अतः अल्फा हैलो अम्लों में हैलोजन परमाणु की अपेक्षाकृत अधिक सक्रियता क्यों होती है? क्योंकि इसके पास में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उपस्थिति की वजह से वो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि उसकी रिएक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया, यानी कि अल्फा हैलो अम्ल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु की किसी नाभिक द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो बच्चों सिंपल सी रिएक्शन है, आप यहाँ पर देखिए कि Ag2 से हमने रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ पर OH का यहाँ पे Cl का रिप्लेस होकर OH ग्रुप जुड़ गया। AgNO2 के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। इसी तरह से आप देखिए कि KCN के साथ रिएक्शन कराने पर हैलोजन को रिप्लेस करके CN जुड़ जाएगा, एंड अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर NH2 जुड़ जाता है। Ki के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर हमारा आयोडाइड ग्रुप जुड़ जाता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी क्षारों के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो हैलो अम्ल है क्षारों के साथ क्रिया करके विभिन्न उत्पाद बनाते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है कि जो अल्फा हैलो अम्ल है, जब अल्फा हैलो अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से हम रिएक्शन कराते हैं तो जल अपघटन के फलस्वरूप हमें अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, NaOH की रिएक्शन करवाई है तो यहाँ पर यहाँ पर X निकल गया, यहाँ पर OH जुड़ गया और यहाँ पर हमें एसिड का सॉल्ट मिला है जिसका हाइड्रोलिसिस से हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे इसका एडिशन हो जाता है। अगली रिएक्शन है बीटा हैलो एसिड्स के, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करने पर बीटा हैलो अम्ल संगत बीटा हाइड्रोक्सिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सिक अम्ल अस्थायी होते हैं जो क्षार के साथ पुनः अभिक्रिया करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है बच्चों X से NaOH से रिएक्शन करेगा, वही सिंपल रिएक्शन है पहले देखी थी। यहाँ सोडियम सॉल्ट बना या OH का एडिशन हुआ, ये अनस्टेबल होता है। जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो वापस से बेस की प्रेजेंस में ये क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें यहाँ पे अनसेचुरेशन मिलता है जो कि बाद में हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगली रिएक्शन है हमारी गामा हैलो एसिड्स। क्षार के साथ गर्म करने पर हम गामा हैलो अम्ल या गामा लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, ये Cl ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ OH है और यहाँ से ये देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से एक प्रोटॉन निकला और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में आप ये देखिए कि यहाँ पे सोडियम जुड़ा और सोडियम जुड़ने के बाद में यहाँ पे Cl यहाँ से ग्रुप निकल जाता है और इस Cl के निकलने से हमें यहाँ पर लैक्टोन एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब अगली रिएक्शन बच्चों क्लासिफिकेशन हम देखें कि जो हमारे हैलो एसिड्स बने हैं, तो अगले बच्चों हम बात करते हैं एसिड्स के अटैचमेंट की। तो ये तो बात हुई बच्चों इनकी रिएक्शन की। अब अगला टॉपिक है हमारा कि हाइड्रोक्सिक अम्ल या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों ही क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह व हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तो हाइड्रोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न मानते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोक्सिल समूह की संगत संख्या द्वारा प्रतिस्थापित करने से प्राप्त होते हैं। यानी कि बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा उसमें आप यहाँ पर देखिए कि अभी तो हमने अल्फा हैलो एसिड्स की बात करी थी, अब हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड्स। तो यदि यहाँ पर CH2 से रिप्लेस होकर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो हम कहेंगे कि ये अल्फा हैलो हाइड्रोक्सिक एसिड्स हैं। यदि हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखें तो सिंपल सी वही मैकेनिज्म है, अल्फा बीटा अल्फा पोजीशन पे यदि OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे बीटा हाइड्रोक्सिल एसिड्स है और गामा पोजीशन पे तो हम बोलेंगे कि गामा हाइड्रोक्सिल एसिड्स है। अब यदि हम इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें तो फर्स्ट इसके बनाने की रिएक्शन है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं
अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड्स को किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। तो फर्स्ट इसकी मैकेनिज्म है अल्फा हेलो अम्लों के जल अपघटन द्वारा, यानी कि यदि हम अल्फा हाइड्रोक्सिक अम्लों को सामान्यतः अल्फा हेलो अम्लों के जल अपघटन से बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक रूप से अल्फा हेलो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्लों के हेलोजनीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल सी रिएक्शन हमने वहाँ पर भी पढ़ा था बच्चों कि हमने यहाँ पर पहले हेलोजन का एडिशन करवाया, बाद में जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaOH का या मॉइस्ट AgO3 लेते हैं इसकी रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर OH ग्रुप का एडिशन हो जाता है और वो आपका जो हेलोजन है उसको रिप्लेस कर देता है। अगली रिएक्शन है हमारी साइनाहाइड्रीन के जल अपघटन से, यानी साइनोहाइड्रीन के संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सिक अम्ल है सामान्यतः साइनोहाइड्रीन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक साइनोहाइड्रीन को एल्डिहाइड या कीटोन की HCN के साथ पहले हम रिएक्शन करवाते हैं और साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन का अम्लीय माध्यम में किया जाता है, क्योंकि ये प्रबल क्षारीय माध्यम में साइनोहाइड्रीन पुनः कार्बोनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, HCN से रिएक्शन कराई, साइनोहाइड्रीन बना और साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें एसिड मिल गया है। इसी तरह से आप ये देखिए यहाँ पर R ग्रुप है और बेस से रिएक्शन करवाई, साइनोहाइड्रीन बना और हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें ये एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। अब अगला हमारा आता है फॉर्मेशन फ्रॉम अमीनो एसिड्स के द्वारा, यानी अल्फा अमीनो अम्लों को नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करने के फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस इससे निकलती है और अल्फा हाइड्रोक्सिक अम्ल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बच्चों सिंपल सी NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और HNO2 हमें कैसे मिलेगा, जब NaNO2 और HCl की रिएक्शन कराते हैं ठंडे में तो हमें HNO2 मिलता है। इसके लिए हमें टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे और हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्फा हेलो हाइड्रोक्सिक एसिड हमें देखने को मिलता है। और अगली रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड्स। अब बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड किस तरह से बनते हैं, फर्स्ट है बीटा अमीनो अम्ल से। बीटा अमीनो अम्लों को नाइट्रस अम्ल, ऊपर जो हमने रिएक्शन देखी इसी तरह से यदि नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन कराएं और उसको किसकी कराएंगे हम, बीटा अमीनो एसिड्स की, तो भी हमें बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंथेसिस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिक। अब अगली रिएक्शन है क्लोरोहाइड्रीन, यानी कि जो बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड है उनको हम क्लोरोहाइड्रीन से भी बना सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो Cl की जगह CN ग्रुप जुड़ गया, इसका हाइड्रोलिसिस कराने पे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगली रिएक्शन है अगली रिएक्शन आपकी बच्चों नेम रिएक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कहते हैं हम रिफॉर्मेटरी रिएक्शन। जो बीटा हाइड्रोक्सिक अम्ल है रिफॉर्मेटरी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस अभिक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों की जिनकी उपस्थिति में अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सिंपल सा आपने एसिड एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के साथ ईथर की प्रेजेंस में और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड मिलता है। यदि रिफॉर्मेट की अभिक्रिया जो है उसमें इस अभिक्रिया में यदि अल्फा ब्रोमा एस्टर के स्थान पर यदि बीटा ब्रोमा एस्टर का उपयोग किया जाता है तो हमें गामा अम्ल प्राप्त होते हैं। अब बच्चों बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के उच्च क्वथनांक व गलनांक होते हैं। सेकंड है कि हाइड्रोक्सिल अम्लों में हाइड्रोक्सिल समूह व कार्बोक्सिल समूह होने के कारण ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की इनकी अत्यधिक क्षमता होती है और आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है प्लस उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों एसिडिक कैरेक्टर इनका। यदि अम्लीय सामर्थ्य की बात करें तो संगत मोनोकार्बोक्सिल अम्लों की अपेक्षा हाइड्रोक्सिल अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्सिल अम्ल की अधिक अम्लीयता हाइड्रोक्सिल समूह में इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव, यानी कि इसमें भी -I इफेक्ट की वजह से इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका अल्फा हाइड्रोक्सिक है वो आपके जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है उसकी रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को वो काफ़ी बढ़ा देता है और उसके रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी को बढ़ा देने की वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो उसको इंक्रीज कर देता है। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल अम्लों की यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव देखें
तो COH समूह के सापेक्ष स्थिति पर भी उनकी निर्भर करेगा कि जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है वो कहाँ पर उपस्थित है। तो हाइड्रोक्सिल समूह का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों से अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल समूह की COH ग्रुप के साथ से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके एसिड स्ट्रेंथ को वो कम करता जाएगा। तो यदि हम इनके एसिड स्ट्रेंथ देखें तो जो अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड्स हैं वो अत्यधिक स्टेबल होते हैं, हाईली एसिडिक नेचर शो करते हैं, बीटा उससे कम करते हैं और गामा उससे कम एसिडिक होते हैं। और इसकी सिंपल सी वजह क्या होती है, इसकी सिंपल वजह ये होती है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी प्रेरणिक प्रभाव वैसे वैसे कम होता जाएगा। बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि हम कार्बन के अंदर प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो आप यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, ये आपकी गामा है और ये आपकी डेल पोजीशन है। जैसे जैसे यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो अल्फा पोजीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, बीटा पोजीशन पे जाते जाते उसका प्रभाव कम हो जाता है, गामा पे और कम हो जाता है और डेल पोजीशन पे आते आते उसकी जो प्रभाव है वो और ज़्यादा कम हो जाता है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी है कि कैसे हम अल्फ़ा बीटा गामा हाइड्रोक्सिल एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि वो जल में किस तरह से घुलनशील होते हैं, साथ ही हमने इनकी एसिड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इनकी रिएक्शंस के या केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।